अगर आपको ये लगता है कि इस वक्त आपके शहर या आपके मुल्क में महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है, तो ये जान लीजिए कि मुसीबत की इस घड़ी में आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के कई ममालिक इंक्लूडिंग अमेरिका में भी इस वक्त लोगों को महंगाई या इन्फ्लेशन का सामना है। अभी हाल ही में अमेरिका में कई रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की कीमतें आसमान को पहुंच गई, फिर नीचे भी आई। वो किस तरह आई थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन इससे पहले इस बारे में बात करते हैं कि मौजूदा हालात को देखकर कुछ लोग इस बात से डरे हुए हैं कि अगर हालात इसी तरह ही चलते हुए तो बात इन्फ्लेशन से आगे निकलकर स्टैगफ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ भी जा सकती है। ये दो चीजें क्या है, पहले वो जानते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका में चीजों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है। बुनियादी तौर पर स्टैगफ्लेशन किसी भी मईशत में ऐसे दौर को कहा जाता है जहां पर एक तरफ तो इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ बढ़ रही होती है। मीनिंग ये कि लोगों की नौकरियां कम होती हैं या लेबर मार्केट में शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी या आपके किसी मुल्क की जो है वो इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ती। यानी इन्फ्लेशन और उसके साथ साथ स्टैग्नेशन, दोनों को मिलाकर इसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। और हाइपर इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है जिसमें इन्फ्लेशन या महंगाई जो है वो बिल्कुल बेकाबू हो जाती है और 50%, 100% के हिसाब से हर महीने चीजों की कीमतें बढ़ रही होती हैं। इस वक्त दुनिया में वेनेजुएला और लबनान ये दो ऐसे ममालिक हैं जहां पर लोगों को हाइपर इन्फ्लेशन का सामना है। मीनिंग ये कि उनकी लोकल करेंसी की वैल्यू इतनी नीचे आ गई है कि चीजों की प्राइसेस दिन ब दिन इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कि कुछ केसेस में तो लोगों ने अपनी करेंसी को ही इस्तेमाल करना छोड़ दिया है और अब सारी ट्रांजैक्शंस लोग दूसरी करेंसी में या डॉलर्स में करते हैं। ट्विटर कंपनी के सीईओ जैक डोर्सी भी रिसेंटली अपने एक ट्वीट के जरिए हाइपर इन्फ्लेशन की वार्निंग दे चुके हैं और उनके मुताबिक हाइपर इन्फ्लेशन किसी भी वक्त आ सकती है। हालांकि उनकी इस बात को बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ओवर एग्जैजुरेशन भी कहा है। अब बात करते हैं कि अमेरिका में जब रोजमर्रा की चीजें या कंज्यूमर प्राइसेस की कीमतें बढ़ रही होती हैं तो हुकूमत इन्हें किस तरह कंट्रोल करती है या हुकूमत क्या करती है। बुनियादी तौर पर हुकूमत कुछ भी नहीं करती, जो भी करती है वो मार्केट ही करती है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी हुकूमत ने कभी भी प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की या चीजों की कीमतों को बढ़ने पर पाबंदी नहीं लगाई। 70 की दिहाई में अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने सबसे पहली बार वर्ल्ड वॉर II के बाद अमेरिका में प्राइस कंट्रोल लॉज नाफिज किए थे, जिसके तहत अमेरिका में जितनी भी चीजें थी कंज्यूमर रिलेटेड, खासकर गैस और दीगर अशिया, उनकी प्राइसेस को बढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी बढ़ती हुई महंगाई को देखकर। बजाहिर ये एक पॉपुलर सियासी डिसीजन था जिसके नतीजे में कुछ लोगों का कहना है कि वो अगला इलेक्शन भी जीते थे, लेकिन इकोनॉमिस्ट के नजर में प्राइस कंट्रोल का ये फैसला महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ था। अमेरिका के लिए भी और किसी भी मुल्क के लिए ऐसा हो सकता है। इस दलील के पीछे बुनियादी आर्ग्यूमेंट यह है कि जब भी कोई हुकूमत बिजनेसेस को या अपने शहरियों को यह पाबंद करती है कि आप किसी एक खास प्राइस से ऊपर कोई चीज नहीं बेचेंगे, तो बुनियादी तौर पर वो इन बिजनेसेस को और मैन्युफैक्चरर्स को और दुकानों को ये पाबंद करती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप एक खास हद से ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाएंगे या आप एक खास हद से ज्यादा जो है सेल नहीं करेंगे। जिसका नतीजा ये होता है कि वक्ती तौर पर प्राइसेस देखने में तो रुक जाती हैं, लेकिन अशियाओं की शॉर्टेजेस शुरू हो जाती है। जब भी किसी बिजनेस को रिस्ट्रिक्शंस का सामना फेस करना पड़ता है या उनका मुनाफा कम हो जाता है या प्राइस जो है, जो कि बहुत सारी चीजों को मिलाकर सेट की जाती है, उसका एक एंड लॉक कर दिया जाए, सेट कर दिया जाए जो कि प्राइस है, और दूसरे एंड पे चीजों की प्राइसेस चेंज ना हो, तो बिजनेसेस के लिए ये मुश्किल हो जाता है चीजों की पैदावार को बढ़ाना या चीजों को मार्केट तक लाना, जिसके नतीजे में लोगों को स्टोर्स पर और बाकी चीजों पर शॉर्टेजेस नजर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक ऐसा ही 1970 की दिहाई में हुआ था जब अमेरिका ने पेट्रोल प्राइसेस पर कैप लगा दी थी, प्राइस कंट्रोल कर दिए थे, तो अमेरिका के गैस स्टेशनों पर लोगों को लंबी लंबी लाइन देखने को मिली थी और दीगर अशिया की भी शॉर्टेज हो गई थी। फिर 80 की दिहाई में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के आने के बाद जब ये प्राइस कंट्रोल की रेगुलेशंस खत्म की गई तो अमेरिका में बेसिकली मार्केट को ये हक वापस दे दिया गया कि आप खुद अपनी प्राइसेस सेट करें डिमांड और सप्लाई के रूल के बेस पर। और जैसे जैसे ये रिस्ट्रिक्शंस कम होती गई वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई और प्राइसेस अपने एक नॉर्मल लेवल पे आ गई जिसपे
कंज्यूमर डिमांड के एंड पे और बेचने वाले सप्लाई की एंड पे एक खास प्राइस पर अग्री कर गए। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के दीगर ममालिक में भी जब भी हुकूमतें जितनी ज्यादा फोर्स के साथ प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, नतीजा उसका यह निकलता है कि मार्केट में चीजों की शॉर्टेज होती है और चीजों की वैल्यू या क्वालिटी भी कम होती जाती है। मैंने आपको लेबनान और वेनेजुएला के हाइपर इन्फ्लेशन की मिसाल दी। उन ममालिक में भी हुकूमतें काफी फोर्स के साथ प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहती हैं काफी सालों से, लेकिन फिर भी नाकाम हुई है, क्योंकि वहां की जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फिर इन प्राइसेस को देख के या तो अपनी पैदावार को कम कर देते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, या तो फिर हुकूमत के अपनी मार्केट में लोकल करेंसी बहुत ज्यादा फेंकने की सूरत में उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और प्राइसेस इनडायरेक्टली कम होने की बजाय उल्टी ज्यादा ऊपर चली जाती हैं। यहाँ अमेरिका में इकोनॉमिस्ट का ये ख्याल है कि जब हुकूमत प्राइस कंट्रोल करने का ये काम अपने सर पे नहीं लेती, मीनिंग ये कि जब मार्केट को ये इख्तियार देती है कि वो डिमांड और सप्लाई को देख के अपनी प्राइसेस सेट करें, तो वक्ती तौर पर प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। लेकिन अगर बिजनेसेस को, काम करने वालों को, खरीदारों को और बेचने वालों को ये खुली आजादी दी जाए कि वो अपने हिसाब से प्राइसेस को सेट करें, तो ओवर द टाइम डिमांड और सप्लाई की बेस पर प्राइसेस उस लेवल पे आ जाती हैं जिस लेवल पे कंज्यूमर्स उसको अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा बिजनेस ये नहीं चाहेगा कि उसकी प्रोडक्ट्स कम से कम बिकें, बल्कि वो ये चाहेंगे कि प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बिकें, और ज्यादा से ज्यादा तभी बिकेंगी जब लोगों के लिए वो चीजें अफोर्डेबल होंगी और मार्केट में भी उनकी अवेलेबिलिटी होगी। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।